क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करा है, अंशिका इज 3 ईयर यंगर देन हर ब्रदर। अंशिका अपने भाई से 3 साल छोटी है। टेकिंग हर ब्रदर्स एज एन, उसके भाई का एज एन है, तो राइट एन एक्सप्रेशन टू शो अंशिका एज, तो अंशिका का एज बताइए। तो थोड़ा ध्यान समझिए, अंशिका अपने भाई से 3 साल छोटी है। अंशिका जो है अपने भाई से अपने भाई से 3 साल छोटी है, तो उसके भाई का एज हमको मालूम है कितना, एन ईयर, तो अंशिका का हो जाएगा n-3। 3 साल छोटी है मतलब उसके भाई में से 3 माइनस कर देंगे। अगर 3 साल बड़ी होती तो हम प्लस कर देते, लेकिन 3 साल छोटी है तो उसके भाई के एज में से एन में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ हम लोग राइट कर लेते हैं, ब्रदर्स एज एन ईयर्स। तो अंशिका एज कितना हो जाएगा बेटा, आ जाएगा अंशिका एज हो जाएगा, अंशिका अपने भाई से 3 साल छोटी है, तो एन में से क्या करेंगे, हम 3 को माइनस करेंगे, तो अंशिका का एज हो जाएगा बेटा n-3 ईयर्स। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 3 आपको अच्छे समझ में आ रहा है। क्वेश्चन में सीधा कह रहा है कि अंशिका अपने भाई से 3 साल छोटी है मतलब उसके भाई के एज में से हम अंशिका के 3 साल को माइनस कर देंगे। तो 3 साल जब माइनस करेंगे तो अंशिका का एकदम एग्जैक्ट एज निकल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि राइट फार्मूलाज फॉर द पेरीमीटर्स। देखिए बेटा पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड, सभी साइड का सम कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, पेरीमीटर निकल जाएगा। ठीक है, देखिए ट्रायंगल विथ ऑल साइड ऑफ इक्वल लेंथ। अब यहाँ पर क्या है, ट्रायंगल है, 3 साइड है, यस यस यस, और मैंने बताया पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। यदि हम तीनों साइड को इसको ऐड कर देंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा। तो हम राइट करेंगे, जो पेरीमीटर होता है बेटा, पेरीमीटर हो जाएगा हमारा सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो कितना हो गया, s प्लस एस प्लस एस हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ s, इतना हो जाएगा हमारा क्या, पेरीमीटर। ये हो जाएगा हमारा पेरीमीटर। अब देखिए नेक्स्ट में क्या कह रहा है, नेक्स्ट में कह रहा है कि या रेगुलर पेंटागन, इसमें देखिए कितने साइड है, 5, 1 2 3 4 और 5। तो जो पेरीमीटर होता है वह होता है सम ऑफ ऑल साइड। पेरीमीटर जो होता है वो होता है बेटा, पेरीमीटर हो जाएगा सम ऑफ ऑल साइड्स। तो कितना हो जाएगा, s प्लस एस प्लस एस प्लस एस प्लस एस हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ s। ये आ जाएगा हमारा पेरीमीटर किसका, ये आ जाएगा पेंटागन का। ठीक है बेटा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट में दिया है आपको रेगुलर हेक्सागन, इसमें कितने साइड है, 1 2 3 4 5 6। तो पेरीमीटर वही होता है सम ऑफ ऑल साइड, तो पेरीमीटर हो जाएगा बेटा सम ऑफ ऑल साइड्स। सबको सम करेंगे तो s प्लस एस प्लस एस प्लस एस प्लस एस प्लस एस, तो हो जाएगा हमारा टोटल 6 टाइम ऑफ s। ये आ जाएगा हमारा किसका पेरीमीटर, ये आ जाएगा पेरीमीटर ऑफ, ठीक है, हेक्सागन। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे समझ में आया होगा। देखिए चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कह रहा है कि विनीत वर्क्स इन अ फैक्ट्री, विनीत किसी फैक्ट्री में काम करता है, एंड इज पेड वीकली फॉर अ नंबर ऑफ द आवर्स ही वर्क, और उसको जितना एक वीक में काम करता है उसके वर्क के हिसाब से उसको वीकली पेमेंट दिया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन शो दैट द टोटल नंबर ऑफ आवर्स फॉर विच ही वर्क ही, इफ ही वर्क फॉर 6 आवर डेली फॉर एक्स डे। देखिए मेन क्वेश्चन यहाँ से है कि जो विनीत है वह 6 घंटा डेली काम करता है और कितने दिन काम करता है, एक्स डे काम करता है। ठीक है बेटा, एक्सेप्ट फॉर द लास्ट डे व्हेन ही वर्क 2 आवर्स लेस।
मेन क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि विनीत जो है वह 6 घंटा डेली काम करता है। एक दिन वो 6 घंटे काम करता है, तो एक्स डेल के लिए कितना वर्क हो जाएगा, 6 वर्क हो जाएगा। तो निकालेंगे हम लोग यहाँ से एक्स डे का वर्ग निकालेंगे, वर्क फॉर एक्स डे, एक्स डेज। देखिए एक दिन में 6 घंटा काम कर रहा है, तो एक्स दिन में कितना करेगा बेटा, 6x। तो जो वर्क हो जाएगा 6 इंटू एक्स हो जाएगा। लेकिन ट्विस्ट क्या है कि लास्ट दिन वह 2 घंटा कम काम करता है, तो 2 घंटा कम काम करने का मतलब उसके टोटल वर्क में से 2 माइनस करेंगे, तो जो उसका टोटल वर्क हो जाएगा, टोटल वर्क होगा बेटा कितना, 6x -2। -2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट दिन वह 2 घंटा कम काम किया है, तो टोटल काम में से हम 2 को माइनस कर दिए, क्या आ गया, इसका हमारा एक्सप्रेशन आ गया। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कर रहा है कि शॉपकीपर प्रोवाइड्स बुक ऑन रेंट। एक दुकानदार जो है बुक को रेंट पर प्रोवाइड करता है। फॉर एवरी बुक ही चार्ज 15 रुपीज एज अ फिक्स चार्ज, मतलब प्रत्येक चार्ज पर वह 15 रुपये फिक्स चार्ज के रूप में लेता है। एंड 3 फॉर इच डे चार्ज, और ये 3 रुपये जो है वह हर एक दिन का चार्ज है। आप जितने दिन रखेंगे उतने दिन 3 रुपया मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन शो द अमाउंट पेड बाय हर्षित हु टुक अ बुक ऑन रेंट फॉर डी डेज। तो यदि हर्षित डी डेज के लिए बुक ले जा रहा है तो टोटल कितना पेमेंट करना होगा। देखिए 2 तरह का यहाँ पर हमारा चार्ज है, एक हमारा फिक्स चार्ज, फिक्स्ड चार्ज, एक है हमारा फिक्स चार्ज, और दूसरा हमारा है एवरीडे चार्ज, दूसरा हमारा है एवरी डे चार्ज। जितने दिन आप रखेंगे उतने दिन का पैसा 3-3 रुपये ऐड होता चला जाएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि फिक्स चार्ज के रूप में 15 रुपये ले रहा है। सपोज जैसे आप लाइब्रेरी से बुक को इश्यू कराते हैं और वहाँ कंडीशन हो जाए कि बुक को इश्यू कराने का पैसा कितना लगेगा, 15 रुपये, तो हर एक बच्चों के लिए 15 रुपये देना पड़ेगा। जो बुक को इश्यू कराएगा 15 रुपये देना पड़ेगा, ये तो फिक्स हो गया। लेकिन अब उस बुक को जो जितने दिन रखेगा 3 रुपया हर दिन का देना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है। अगर आप किसी लाइब्रेरी से बुक को इशू करा रहे हैं और वहाँ पे लिखा हुआ है कि बुक इशू कराने का जो चार्ज है वो कितना 15 रुपये है, तो 15 रुपये केवल आपको नहीं सबको देना पड़ेगा। इसका मतलब वो फिक्स है हर एक स्टूडेंट के लिए। लेकिन उसके आगे क्या कर रहा है कि 3 रुपये हर एक दिन का चार्ज है। यदि आप बुक को 10 दिन रख रहे हैं तो 3 × 10 करना होगा, 30 रुपये ये और 15 रुपये ये, 45 रुपये देना पड़ेगा। तो हर्षित नाम का एक लड़का है जो बुक को डी डेज के लिए रख रहा है, डी डेज के लिए रख रहा है, तो डी डेज के लिए रख रहा है तो दोनों पेमेंट निकाल कर ऐड कर देंगे। देखिए एक दिन का जो चार्ज है वह 3 रुपीज़ है, एक दिन का चार्ज है वह 3 रुपये है। और कितने दिन रख रहा है हर्षित, कितने दिन रख रहा है, डी डेज। तो एक दिन का 3 रुपये, तो डी डेज के लिए 3D रुपीज हो जाएगा। यहाँ पर एक दिन का डी रुपीज, तो डी डेज का होगा 3D रुपीज। और फिक्स चार्ज यहाँ पर पहले से है 15 रुपये। अगर टोटल रुपीज़ की बात करेंगे तो टोटल जो हो जाएगा बेटा, दोनों क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे। 15 + 3 × D, ये आ जाएगा आपका टोटल अमाउंट, ये आ जाएगा आपका टोटल अमाउंट। इतना हर्षित को पेड करना पड़ेगा। देखिए 4 ऑप्शन आपके पास है, 1, 2, 3, 4। इसमें से कौन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 3 मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ये हो जाएगा 3rd वाला करेक्ट आंसर। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है कि फिल इन द ब्लैंक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जितने भी नीचे दिए हो गए हैं सबको फिल करना है। वन हैज़ बिन डन एज एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है। देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया है नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 100, यहाँ 100 का नोट दिया गया है, तो यहाँ 100 के नोट कितने हैं, 2 हैं। नंबर ऑफ 100 ऑफ 50, यहाँ 50 रुपये के नोट्स कितने हैं, 3 हैं। नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 10 रुपये नोट्स कितना है, 3 है, 1 है।
देखिए 100 के कितने नोट्स हैं, 2 हैं, तो 2 इंटू 100 हो गया यहाँ पर। 50 के कितने नोट है बेटा, 3 दिया है, तो 50 इंटू 3 हो गया। 10 के कितने नोट है, 1 है, तो 1 इंटू 10 हो गया। तो सबको मल्टीप्लाई करके फिर प्लस क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। देखिए 2 इंटू 100 200 प्लस 50 इंटू 3 150, टोटल कितना हो गया, 350 हो गया। प्लस कितना हो गया, 10, तो प्लस 10 कितना आ गया, 360 आ जाएगा। अब इसी बेस पर हम लोग को सभी नीचे का क्वेश्चन क्या करना है, फिल करना है। देखिए अब इसी बेस पे करेंगे, तो यहाँ पर 5 कहाँ पर है, 100 के खाने में है, 100 के बॉक्स में है, तो हम राइट करेंगे 5 इंटू 100, ये हम राइट कर लिए, प्लस कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 जो है वह 50 के बॉक्स में है, तो राइट करेंगे क्या बेटा हम, 2 इंटू 50 ना, नेक्स्ट प्लस करेंगे। अब देखिए 10 के नोट कितने हैं, 4 है, तो यहाँ राइट करेंगे 4 इंटू 10, सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 इंटू 100 500 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 50 हमारा कितना होगा, 100 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 10 40 हो जाएगा। टोटल कितना आ गया बेटा, 500 प्लस 1 600, ये 40 640 आ जाएगा। तो टोटल हम लिखेंगे यहाँ पर 640 रुपीज़ आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ 7। अब देखिए इस बार मल्टीप्लाई कर देना है, हमको नोट निकालना है। तो 100 में किसका मल्टीप्लाई है, 7 का, इसका मतलब 7 नोट है 100 के। अब नेक्स्ट देखिए 50 में कितने का मल्टीप्लाई है, 2 का, इसका मतलब यहाँ पर 2 नोट्स हैं 50 के, और 10 में कितने का मल्टीप्लाई है, 10 में 4 का मल्टीप्लाई है, इसका मतलब 4 नोट है किसके, 10 के। यहाँ हो जाएगा, ये क्वेश्चन हो गया। अब इसको फिल करना है, तो देखिए आंसर कितना आएगा हमारा, आंसर निकाल लीजिए। 7 इंटू 100, यहाँ पर देखिए 7 इंटू 100 हो जाएगा हमारा 700, प्लस अब देखो बेटा 2 इंटू 50 हो जाएगा 100, प्लस 4 इंटू 10 40, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 700 इंटू 100 हो जाएगा 800, प्लस कितना आएगा 40, तो आंसर आएगा 840। यहाँ राइट करेंगे 840। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है यहाँ पर 3 दिया है 100 का नोट, तो हो जाएगा 3 इंटू 100 3 इंटू 100, प्लस अब देखिए 4 दिया है, यहाँ पर हमारा 4 है, 4 दिया किसका, 50 का, तो हो जाएगा 4 इंटू 50, प्लस आगे क्या दिया हुआ है, यक्स दिया है 10 नोट का, तो यक्स कितना हो जाएगा, यक्स इंटू 10 हो जाएगा, तो आ जाएगा एक्स इंटू 10। इनको ऐड करेंगे तो कैसे होगा बेटा, 3 इंटू 100 300, प्लस 4 इंटू 50 4 5 20 200, प्लस कितना आ गया बेटा 10x आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए कांस्टेंट को एक साथ रखेंगे, वेरिएबल इसके अंदर आ गया अलग रखेंगे, तो इसको हम ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 3 टू 500 प्लस 10x आ जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा, 500 प्लस 10x। यहाँ राइट करेंगे 500 प्लस 10x, इसका आंसर आएगा। आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है इसमें कि 100 के कितने नोट हैं x, 50 कितने हैं y और 10 कितने हैं z। तो यहाँ पर हम राइट करेंगे 100 हो गया x, हो जाएगा x इंटू 100, प्लस 50 कितने y, तो y इंटू 50, प्लस z के कितने हैं 10 इंटू हो जाएगा z। तो टोटल कितना आएगा बेटा, टोटल आएगा 100x प्लस 50y प्लस 10z। ये आ जाएगा आपका पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 6 भी अच्छे से आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, डिस्क्राइब सिचुएशन करेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है इनको सिचुएशन बना के लिखना है। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ a + 7, तो इसको सिचुएशन कैसे बना सकते हैं, सिचुएशन हम लोग बना सकते हैं। देखिए बनाने के लिए अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन सिचुएशन सही होना चाहिए। मैं राइट कर रहा हूँ यहाँ पर आंसर में, इफ स्टूडेंट्स
इफ अ स्टूडेंट्स current age is a years, अगर एक स्टूडेंट का जो करेंट एज है वह कितना है, किसी स्टूडेंट का जो करेंट एज है वह ए ईयर है। ध्यान समझिएगा, मैं सिचुएशन बना रहा हूं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 7, ठीक है, देन दियर्स एज आफ्टर 7 ईयर, अगर किसी बच्चे का करेंट एज कितना है, ए ईयर है, तो 7 साल बाद कितना हो जाएगा, a+7 करेंट एज आफ्टर 7 ईयर जो इसमें दिया हुआ है। देखिए तो लिखा है इफ अ स्टूडेंट करेंट एज इज ए ईयर्स देन दियर एज आफ्टर 7 ईयर्स, 7 ईयर्स विल बी a+7 ईयर्स हो जाएगा। ये हम लोग का सिचुएशन बन गया, देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको सिचुएशन बनाते हुए राइट करिए। तो एक हम बनाए क्या कि एक किसी स्टूडेंट का करेंट एज जो कितना है, ए ईयर है, तो आफ्टर 7 ईयर उसका एज कितना हो जाएगा, a+7। तो हमारा क्वेश्चन यही है a+7, मैंने इसका स्टेटमेंट बना दिया। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है कि m-9 का क्या बनाना है आपको, एक सिचुएशन बनाना है। तो सपोज करिए किसी टोकरी में m एप्पल है, किसी टोकरी में कितना है, m एप्पल है, ठीक है, उसमें से 9 एप्पल ये क्या करता है, खा जाता है, तो बचा कितना, m-9। तो इसको स्टेटमेंट में कैसे राइट करेंगे, इसको स्टेटमेंट में राइट करना हम लोग को, देखिए राइट करेंगे इफ अ बास्केट contain m एप्पल, कितने एप्पल हैं, m, किसी टोकरी में m एप्पल है, एंड 9 आर ईटेन, उसमें से 9 क्या करता है, खा जाता है, ईटेन द नंबर ऑफ एप्पल्स रिमेनिंग, तो कितने एप्पल्स बचेंगे, हो जाएगा बेटा इज m-9। देखिए मतलब किसी बास्केट में टोटल मानिए m था या n एप्पल ही था, मान लीजिए किसी टोकरी के अंदर, मान लो टोकरी है, टोकरी के अंदर कितने एप्पल थे, इसके अंदर हमारे m एप्पल थे, इसमें से वो 9 एप्पल क्या करता है, खा जाता है, तो अब टोकरी के अंदर कितना बचता है, m-9। ये हो गया इसका करेक्ट सिचुएशन बन गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का बनाते हैं हम लोग। इसका थर्ड में क्या होगा कि मान लीजिए कि एक पेन का प्राइस कितना है, p और एक पेंसिल का प्राइस कितना है, q। एक पेन का प्राइस कितना मान लीजिए p और एक पेंसिल का प्राइस कितना है, q। और लड़का 4 पेन खरीदता है और 2 पेंसिल खरीदता है। ध्यान समझिएगा, पेन का जो प्राइस है वह p है और पेंसिल का प्राइस है वह q है, तो कितना पेन खरीदता है, 4, कितना पेंसिल खरीदता है, 2 ना, तो टोटल पेमेंट पेन और पेंसिल दोनों को देना होगा, तो ऐड कर देंगे। चलिए इसका सिचुएशन कैसे लिखेंगे हम लोग, इफ द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज p and the cost of pencil is q। यहाँ दिया हुआ है the total cost of buying 4 pens and 2 pencils is 4 इंटू p प्लस 2 इंटू क्यू हो जाएगा। देखिए मतलब एक पेन का जो प्राइस हम लोग कितना मान लिए, p और पेंसिल का प्राइस हम लोग मान लिए q। तो कितना वो खरीद रहा है, 4 पेन खरीद रहा है, तो 4 इंटू p हो जाएगा।
और कितना पेंसिल खरीद रहा है, 2 पेंसिल खरीदा, 2 इंटू पी हो जाएगा। तो टोटल जो कॉस्ट होगा पेन का कॉस्ट और पेंसिल कॉस्ट क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो पेन का कॉस्ट हो गया 4 इंटू पी और पेंसिल कॉस्ट हो गया 2 इंटू क्यू, दोनों को ऐड कर दिए तो हमारा क्या हो गया, ये सिचुएशन बन गया। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन आपको दिया है यहाँ पर 7 इंटू डी माइनस 1, 7 इंटू डी माइनस 1 दिया हुआ है। तो इसका सिचुएशन कैसे बनाएंगे हम, सपोज करिए कि आपने 7 पेन खरीदा है और हर एक पेन का जो प्राइस है वह हमारा डी रुपीज है। आपने 7 पेन क्या किया है, खरीदा है, हर एक पेन का जो प्राइस है वह डी रुपीज है, तो 7 पेन का प्राइस कितना हो जाएगा, 7D हो जाएगा। ठीक है, और क्या किया, मान लीजिए, और उसमें से वह 1 रुपया क्या कर रहा है, डिस्काउंट दे रहा है दुकानदार। दुकानदार 1 रुपया डिस्काउंट दे रहा है तो हो जाएगा 7D माइनस 1। इसका जो स्टेटमेंट कैसे राइट करेंगे, लिखिए, समझिए। स्टेटमेंट हो जाएगा यू बाई 7 पेन्स that cost of each pen is D rupees and the shopkeeper gives you a 1 रुपीज डिस्काउंट। शॉपकीपर 1 रुपये का डिस्काउंट देता है। द टोटल अमाउंट यू पे इज 7 इंटू डी माइनस 1 हो जाएगा। 7 पेन खरीदता है, 7 पेन खरीदता है, एक पेन का जो प्राइस है वह डी रुपीज है। 7 पेन खरीदता है तो एक पेन का प्राइस डी रुपीज है और दुकानदार 1 रुपये का डिस्काउंट देता है, तो टोटल रुपीज हो जाएगा 7D माइनस 1। इतना उसको क्या करना पड़ेगा, दुकानदार को देना पड़ेगा। आई होप कि क्वेश्चन नंबर ये वाला आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में कर रहा है कि अमिली इज एन ईयर ओल्ड नाउ, इस समय वह एन ईयर ओल्ड है। राइट दिस पेरेंट्स एज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स यूजिंग दिस एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन का यूज करके हमको क्या करना है, सभी फैमिली मेंबर्स का क्या निकालना, हम लोग को एज निकालना है। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, हर ब्रदर इज 2 ईयर ओल्डर देन हर। क्वेश्चन में कह रहा है कि उसका भाई, ओल्डर में सब क्या होता है, बड़ा होता है ना, तो यहां पर उसका एज कितना है, n है। यहां पर अमिली एज कितना बेटा, n है, और उसका भाई देखिए 2 साल क्या बड़ा है, तो बड़ा मतलब क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा ब्रदर एज, हर ब्रदर इज 2 ईयर ओल्डर देन हर, तो ब्रदर एज कितना हो जाएगा बेटा, ब्रदर एज हो जाएगा n+2। आई होप कि समझ में आ रहा होगा कि अमली के एज से उसका भाई 2 साल बड़ा है, तो अमली के एज n है तो उसके भाई के एज कितना हो जाएगा, n+2 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है कि हर मदर्स एज 5 मोर देन थ्राइस हर एज, मतलब अमली के एज से 3 गुना से कितना है, 5 अधिक है, 5 अधिक है। मतलब पहले अमली के एज में थ्राइस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, उसकी मम्मी का एज आ जाएगा ना। तो क्वेश्चन पे राइट करके कैसे कर रहा है, क्वेश्चन में हो रहा है कि अमली एज कितना है बेटा, n ईयर्स। अब इसका थ्राइस करेंगे, थ्राइस का मतलब क्या होता है बेटा, 3 टाइम, तो 3 इंटू n हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 मोर, मतलब 5 मोर का मतलब 5 अधिक, तो यहां पर हो जाएगा मदर्स एज, हर मदर्स एज जो हो जाएगा कितना होगा बेटा, 3n+5, ये आ जाएगा अमली के मम्मी का एज 3n+5।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हर आंट एज इज 4 टाइम्स हर एज, मतलब अमली के एज का 4 गुना उसके कितना अंडे की एज है। तो यहाँ पर राइट करेंगे अमली एज कितना बेटा n, तो उसका 4 टाइम कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा 4 इंटू एन। तो यह 4 इंटू एन किसका है, उसके आंट का एज है ना, तो उसके आंटी का जो एज हो जाएगा, उसके आंटी का जो एज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, आंट्स एज जो हो जाएगा बेटा 4 इंटू एन। ठीक है, मतलब अमली के एज का 4 टाइम्स उसके आंट्स का एज है, तो अमली एज हो गया एन, 4 टाइम्स हो जाएगा 4n, और उसके आंट का एज यही है तो 4n हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हर ग्रैंड मदर्स एज इज 4 टाइम्स हर एज लेस देन 7 टाइम्स हर एज, मतलब अमली के एज के 7 टाइम्स करिए और उसमें से क्या करिए 4 माइनस कर दीजिए, तो आ जाएगा उसकी ग्रैंड मदर का एज। तो यहाँ राइट करेंगे हम लोग अमली एज कितना बेटा n, तो उसका कितना करेंगे हम लोग 7 टाइम्स, 7 टाइम करेंगे तो 7 टाइम्स कितना हो जाएगा 7 इंटू एन। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि 4 टाइम्स लेस, अब क्या करेंगे हम 4 माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा हमारा हर ग्रैंड मदर्स एज हो जाएगा बेटा 7n माइनस 4, ये आ जाएगा उसके ग्रैंड मदर का एज 7n माइनस 4। आई होप कि क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ हम लोग मूव करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। इन अ कैलेंडर मंथ्स इफ एनी 2x3 grid full of the date is the chosen pictures as shown in the pictures, write expression for the date in the blank cells if the bottom middle cell has date w। ध्यान समझना है, यहाँ इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट होगा ना बहुत अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए। देखना, इसे मान लीजिए कि डेट समझिए, हम किसी को रेफरेंस ले लेते हैं, मान लीजिए 11th हो गया। अगर हमको 11 से ऊपर जाना है 4 लाना है तो क्या करेंगे, 11 से अगर हम ऊपर वाले में जाना है 4 लाना है तो 4 लाने क्या करेंगे 11 माइनस 7 कर देंगे, 7 दिन माइनस करेंगे तब जाके कितना आएगा 4 आएगा। ध्यान समझो, अगर हमको ऊपर जाना है ऊपर वाले डिजिट को लाना है तो 11 माइनस 7 करेंगे तब जाके 4 आएगा। अगर नीचे वाले डिजिट को लाना है तो क्या करेंगे, नीचे वाले डिजिट को लाना है तो क्या करेंगे 11 प्लस 7 करेंगे तब जाके क्या आएगा 18 आएगा। बहुत ध्यान समझने की कोशिश करो। देखो यहाँ से ध्यान समझो आप लोग, जैसे हम यहाँ पे ले रहे हैं इसको 11 को रेफरेंस ले रहे हैं, 11 को ऊपर जा रहे हैं और 11 से नीचे आ रहे हैं। अगर हम यहाँ रेफरेंस किसको ले रहे हैं 11 को, 11 से 4 लाना है, 11 के ऊपर 4 है, 11 के नीचे 18 है। अब देखो 11 के राइट साइड 12 है, 11 के लेफ्ट साइड 10 है, तो हम राइट कर लेते हैं 11 के राइट साइड 12 है और लेफ्ट साइड कितना 10 है। ध्यान समझना है, एकदम क्वेश्चन को आंसर देना है। 11 से ऊपर जाएंगे 4 लाएंगे तो इसका मतलब कितना हमको करना पड़ेगा, 11 से ऊपर जा रहा है 4 है तो 4 तब आएगा जब हम क्या करेंगे 11 माइनस 7 करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब 11 से नीचे हम जा रहे हैं 18 ला रहे हैं तो कब आएगा, जब 11 में प्लस 7 करेंगे। इससे कॉन्सेप्ट मिल रहा है कि अगर हम मिडिल से ऊपर जाएंगे तो -7 करेंगे, मिडिल से नीचे आएंगे तो +7 करेंगे, यही कॉन्सेप्ट काम देगा। ध्यान समझना, अगर हमको इस 11 से नीचे जा रहे हैं तो +7 करेगा, ऊपर जा रहे हैं तो माइनस करना पड़ेगा। अब देखो अगर हम लेफ्ट जा रहे हैं 11 से 12 की तरफ जा रहे हैं इसका मतलब 11 + 1 करना पड़ेगा। अगर हम 11 से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो 11 - 1 करना पड़ेगा तब जाके 10 आएगा। तो अगर हम यही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करें, देखो यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में कि डेट कितना W है तो W दिया हुआ है। अगर हम लेफ्ट चलेंगे तो लेफ्ट चलने में कितना हो रहा था 1 माइनस किया जा रहा था, देखो W -1 किया गया, और राइट करने में क्या हो रहा था +1 किया जा रहा है।
तो यहाँ भी हम क्या कर देंगे, यहाँ हम कर देंगे W+1। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या है, अब कॉन्सेप्ट है कि 11 से अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो 7 माइनस कर रहे थे, तो यहाँ भी वही करेंगे। इससे हम अगर ऊपर जाएंगे तो क्या करेंगे, W-7 कर देंगे। क्लियर हो रहा है। अब देखो इसका भी ऊपर निकालना है, तो W-1 दिया है -7 कर देंगे। ऊपर जाने पर 7 माइनस किया जाता है, कितना आ जाएगा बेटा, W-8 आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है नहीं आप लोग को। देखो कॉन्सेप्ट यहाँ क्या है, 11 से ऊपर जा रहे हैं तो 4 तब आएगा जब 7 माइनस करेंगे। तो जितने भी देखो यहाँ W हो गया, ऊपर गए तो 7 माइनस कर दिए, W-1 है ऊपर कर दिए -7, तो -1 -7 -8 आ जाएगा। ठीक है। अब देखो अब एक और ऊपर निकालना है, तो W+1 है, इसमें भी 7 माइनस करेंगे, तो देखो इसका आ जाएगा W+1 पहले से है -7 करेंगे, तो कितना आ जाएगा, W-6 आ जाएगा। ध्यान समझो, अगर हमको कैलेंडर में ऊपर जाना है तो 7 दिन माइनस करेंगे, नीचे आना है तो 7 दिन प्लस करेंगे। राइट डेट निकालना है तो +1 करेंगे, लेफ्ट डेट निकालना है तो -1 करेंगे। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके देखो W दिया था, W के माइनस चले, लेफ्ट चले तो -1 कर दिए, राइट चले तो +1 कर दिए, ऊपर सभी में साथ साथ माइनस कर दिए, इसलिए हमारा क्या हो गया, ये आंसर आ गया। इस कॉन्सेप्ट को जिसको समझ में आया होगा इस पूरे क्वेश्चन को अच्छे से कर लेगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, एक क्वेश्चन दिया गया है, इसके वैल्यू को फाइंड करना है। देखिए क्या दिया है, 8a+1, 8a+1, और a की वैल्यू कितना बेटा, a की वैल्यू है 5, तो हम अगर पुट करते हैं तो आएगा 8 × 5 + 1, तो हो जाएगा 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 + 1, कितना हो गया, आंसर आएगा 41। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कर रहा है, 9 - 6b when b = 3, तो राइट करते हैं 9 - 6b, और b = 3 दिया है, पुट कर दो, 9 - 6 × 3 हो जाएगा 9 - 18, 18 - 9, 18 बड़ा है तो -9 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है कि 4n + 5, और n की वैल्यू कितना दे रखा है, -2, तो हम वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे तो आएगा 4 × -2 + 5, तो कितना आएगा बेटा, 4 2 जा 8, तो आंसर में आएगा -8 + 5। अब देखो -8 बड़ा है, +5 छोटा है, तो आंसर आएगा -3। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ सम एक्सप्रेशन हैव बीन कैलकुलेटेड, नीचे कुछ वैल्यू को कैलकुलेट किया गया बाय द मीना, मीना के द्वारा या मीनू के द्वारा कुछ वैल्यू को कैलकुलेट किया गया है। ऑब्जर्व इस ऑफ देम केयरफुली एंड इफ आइडेंटिफाई देयर इज अ मिस्टेक, आइडेंटिफाई करिए कि क्वेश्चन में एक्सप्रेशन में कहाँ पर मिस्टेक है, वो हमको आइडेंटिफाई करना है। इफ इन केयर ऑफ मिस्टेक करेक्ट इट एंड गिव करेक्ट द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, और उसको जहाँ पर मिस्टेक उसको करेक्ट बताना और करेक्ट लिखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर पहले में क्या कह रहा है, इसमें दिया है इफ m = 7 देन 2m = 27, तो मिस्टेक क्या है इसमें, देखिए 2 × m यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, लेकिन मीनू ने मिस्टेक क्या किया, मीनू ने मिस्टेक किया कि 2 है, ध्यान समझो, और m की वैल्यू 2 और 7 लिख दी, जबकि 2 और 7 क्या होगा, मल्टीप्लाई में। देखो यहाँ m क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो 2 और 7 करेंगे तो 14 आएगा, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई ना करके 2 के साथ डायरेक्ट 7 ऐड कर दिए हैं, तो मिस्टेक बेटा देखो यहाँ पर है, ये हम लिखेंगे यहाँ पर मिस्टेक। मिस्टेक क्या है, लिखना चाहिए 2 × m, तो क्या लिखिए है 2m, और m की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दी है ऐसे, 27 हो गया, जबकि ये मिस्टेक है। अब इसको करेक्ट कैसे करेंगे हम लोग, ये सब जो करेक्ट हम लोग लिखेंगे यहाँ लिखेंगे। अब देखिए 2 × m है, और m की वैल्यू दिया है कितना, 7, m की वैल्यू दिया है 7, तो लिखेंगे 2 × 7 = कितना हो जाएगा, 14, जबकि
उसने मल्टीप्लाई नहीं किया है, उसने डायरेक्ट वैल्यू का रख दिया, तो 27 m की जगह 7 रख के 27 कर दिया है। ये मिस्टेक है और ये इसका करेक्ट है। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ देखिए। सेकंड में क्या कह रहा है बेटा? सेकंड में कह रहा है कि इफ v इक्वल टू 3, तो 3v प्लस 2 इक्वल टू 3 थी। देखिए यहाँ पे मिस्टेक क्या है, यहाँ मिस्टेक है 3 इंटू भी होना चाहिए। तो जब 3 और v की वैल्यू 3 है तो 3 3 जा 9 होना चाहिए। अब क्या किया, 9 न लिख करके 3 इंटू 3 33 बना दी। ये मिस्टेक यहाँ पर है। तो हम लोग पहले मिस्टेक लिखते हैं। देखिए मिस्टेक जो होगा वो होगा बेटा 3 इंटू भी मल्टीप्लाई में है +2, तो आना चाहिए यहाँ पर 3 इंटू 3 +2 आना चाहिए। लेकिन मीनू ने क्या किया है, ये बीच में से मल्टीप्लाई गायब कर दी है और वो क्या लिखी है यहाँ पर 3 इंटू 3 +2। तो मिस्टेक क्या है, यही मिस्टेक है, मैं इसको अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब इसको करेक्ट करना है, तो करेक्ट करके कैसे लिखेंगे हम लोग? चल लिखते हैं। जो करेक्ट होगा बेटा वो हो जाएगा 3 इंटू भी +2। अब देखिए v की वैल्यू कितना है 3, तो 3 इंटू 3 +2 कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9 +2 11 आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर कितना होगा, 11 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इफ a इक्वल टू 5 देन 4a - 3, तो 4 इंटू 5, ए की वैल्यू 5 है, यहाँ तक सही है 5। अब देखिए यहाँ से गलत किए हो, यहाँ से गलत किए। इसमें क्या मिस्टेक है, इसमें बॉडमॉस का नियम लगेगा, BODMAS। बॉडमॉस का नियम कहता है कि पहले मल्टीप्लाई होगा बाद में क्या होगा, माइनस होगा। तो देखो क्या किया है, इसने क्या किया है 5 में से 3 को माइनस कर दी, 2 आ गया, फिर मल्टीप्लाई किए, तो रूल के हिसाब से गलत है। बॉडमॉस रूल के हिसाब से गलत है, पहले मल्टीप्लाई होगा। पहले मल्टीप्लाई तो कितना हो जाता, 4 इंटू 5 20 हो जाता, -3 आता 17। तो ये रूल के हिसाब से गलत है। तो मिस्टेक क्या है इसमें, मिस्टेक है यहाँ पर 4 इंटू 5 -3। तो मिस्टेक क्या कर दी है, पहले उन्होंने माइनस किया है। मिस्टेक में क्या किया है, फर्स्ट माइनस किया है ना, अकॉर्डिंग टू रूल क्या होगा, गलत हो जाएगा ना। यहाँ पर बॉडमॉस का रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। बॉडमॉस के रूल के अकॉर्डिंग करेक्ट क्या होगा, पहले मल्टीप्लाई बाद में माइनस। तो करेक्ट करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा 4 इंटू 5 -3। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 जो 20 हो जाएगा, -3 कितना आएगा बेटा, 17 आएगा। ये करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट में कह रहा है कि इफ n इक्वल टू -6, इफ n इक्वल टू -6 देन 12 -n। तो यहाँ पर क्या हुआ 12 - 6। अब देखिए मिस्टेक क्या, माइनस साइन का मिस्टेक है। इसमें मिस्टेक जो है वो माइनस साइन का है। यहाँ लिखेंगे मिस्टेक, जो मिस्टेक है वह होना चाहिए 12, माइनस तो पहले से लगा हुआ है और यहाँ n की वैल्यू भी है किसके, माइनस में है। तो मेन मिस्टेक यहाँ पर है कि माइनस ये वाला नहीं लगाई है, ये वाला माइनस नहीं लगाई है। अब इसको करेक्ट कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ करेक्ट लिखेंगे, करेक्ट हो जाएगा 12 -n इक्वल टू 12 माइनस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हो जाएगा 12 माइनस मल्टीप्लाई प्लस, देखिए यहाँ माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करेगा प्लस हो जाएगा। तो आंसर आएगा हमारा 12 + 6, आंसर आएगा 18। आई होप कि ये भी समझ में आया होगा। अब देखिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इफ t इक्वल टू -3, तो 4t फिर माइनस, देखो t की जगह -3 रखा, यहाँ तक करेक्ट है, +3 दिया यहाँ तक करेक्ट है। नेक्स्ट सिस्टम में गलती यहाँ पर है, क्या है, यहाँ पर रॉन्ग किया है। ध्यान समझो, 4 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो -12 आ गया, ये सही है। फिर 4 का मल्टीप्लाई इसमें नहीं किया है, यहाँ कितना आना चाहिए, +12 आना चाहिए। तो मेन मिस्टेक यहाँ पर है, इसमें इसका मल्टीप्लाई तो इसमें हुआ लेकिन इसका मल्टीप्लाई इसमें नहीं हुआ, तो मेन मिस्टेक यहाँ पर है। तो पहले मिस्टेक लिख लेते हैं हम लोग। मिस्टेक क्या होगा बेटा, मिस्टेक हो जाएगा हमारा, मिस्टेक होगा यहाँ पर -12 फिर +12 होना चाहिए। तो उसने लिखा क्या है, वो लिखा है -12 + 3 लिखा है ना।
तो मेन मिस्टेक बेटा मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, यहाँ पर होगा, यहाँ पर ये ऐसे। ठीक है, तो इसको करेक्ट कैसे करेंगे हम लोग? करेक्ट करेंगे, करेक्ट जो होगा ये लिखेंगे 4 -3 + 3। तो क्या करेंगे, एक बार मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर एक बार इसमें करेंगे, तो कितना आ जाएगा -12 + 12। तो माइनस और प्लस कितना होगा 0, इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि a इक्वल टू है बेटा 7 एंड b इक्वल टू कितना है 2, देन a माइनस ब्रैकेट माइनस b इक्वल टू, तो 7 a की जगह 7 है, a की जगह 7 करेक्ट है, b की जगह 2 है, यहाँ भी करेक्ट है। अब आगे गलत कहाँ हुआ है, 2 में से -2 में से 1 को माइनस करेंगे तो -1 आएगा, और -1 पहले से था तो माइनस माइनस प्लस होगा। तो मेन मिस्टेक कहाँ यहाँ पर है, मिस्टेक यहाँ पर है कि माइनस मल्टीप्लाई माइनस तो +1 होगा, जबकि मिस्टेक क्या लिखा है यहाँ पर, यहाँ मिस्टेक लिखा है माइनस, तो मेन मिस्टेक यहाँ पर है एस। तो इसको हम लोग करेक्ट क्या लिखेंगे, करेक्ट में लिखेंगे, करेक्ट में हो जाएगा कि 7 फिर -1 - 2। अब देखो अंदर क्या है, अंदर -2 में से +1 माइनस करेंगे तो -1 आएगा, तो हम लोग लिखेंगे 7 माइनस और ब्रैकेट में -1 आएगा, -2 -1, -2 में से +1 करेंगे -1 आएगा। अब देखिए यहाँ पर a माइनस और a माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, तो राइट क्या करेंगे हम लोग 7 + 1 आ जाएगा आंसर 8। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 3 से लेके 11 तक आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बेटा।